गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर विलियन का टॉपिक, ठीक है ना। चलिए, एक कहावत है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग विलियन चैप्टर शुरू करते हैं। विलियन चैप्टर जो है ना, केमिस्ट्री का यह सेकेंड चैप्टर है आपका 12th क्लास में। यह क्या होता है, इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन जो चैप्टर का नाम है, इस टर्म का क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा। विलियन होता क्या है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। The homogeneous mixture of solute and solvent is called solution। यानी विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन किसे कहते हैं? विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। जैसे हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, शरबत अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? सपोज दैट साल्ट यानी NaCl, नमक भी हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए शुगर, चीनी का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं ना। ये सब मिलता है तो क्या बनता है? शरबत। यानी कि आपका देखिएगा यहाँ पे NaCl प्लस शुगर प्लस वाटर, इसके मिलने से बनता है। अब उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो विलय होंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो विलायक होंगे। तो कौन विलय है, कौन विलायक है, ये भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब होता है विलय, और एक टर्म आएगा आपका सॉल्वेंट यानी विलायक। देखिएगा, कोई विलियन जो है, जैसे देखिएगा शरबत हुआ, दूध जो है ना, ये भी क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट का एक मिक्सचर है। और दूध में हम लोग चीनी वगैरह मिलाते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या हो रहा है? विलियन है। यहाँ पर टर्म था विलियन का कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। समांगी का अर्थ जानते होंगे कि किसी विलायक में विलय पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाता है, पूर्ण रूप से उसमें एक समान रूप से मिल जाता है, उसी को समांगी कहा जाता है। तो विलय एवं विलायक के समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। इसमें विलय क्या होता है? दोज सब्सटेंस, व्हाट इज सोल्यूट? दोज सब्सटेंस विच इज टू बी डिजोल्व इज कॉल्ड सोल्यूट। वैसी पदार्थ जिसे किसी विलायक में मिलाई जाती है उसे विलय कहते हैं। और किसी विलय को जिस पदार्थ में मिलाते हैं वह विलायक कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखे हुए कि शरबत, तो शरबत में जो है आपको NaCl यानी कि साल्ट हुआ या शुगर हुआ, इसको हम लोग जनरली मिलाते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस है। और वाटर यहाँ पे लिक्विड है, वाटर में हम लोग मिलाते हैं, या मिल्क में हम लोग शुगर मिलाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? वाटर और मिल्क, मिल्क हो जाएगा, या फिर वाटर। ये सभी क्या है? आपके विलायक होते हैं। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन है। क्या यह जरूरी है कि हमेशा द्रव पदार्थ है वही विलायक रहे? क्या ठोस विलायक का काम कर सकता है कि नहीं? जो ठोस पदार्थ है वह विलायक का काम कर सकता है कि नहीं? यानी ठोस जो है विलायक की तरह और विलय की तरह दोनों की भांति व्यवहार करता है। वैसे द्रव भी है, विलायक विलय दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब उसका वर्गीकरण होता है कैसे, तो जरा इसको देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का वर्गीकरण या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। पहला सॉलिड प्लस लिक्विड। इसमें से कुछ टर्म पहले बताए थे, उसको हम लोग रिपीट करते हैं, एक क्लास में समझा देते हैं, फिर अगला वाला टर्म में हम लोग आएंगे। सॉलिड प्लस लिक्विड, दूसरा लिक्विड प्लस लिक्विड, और तीसरा क्या बताया गया था? सॉलिड प्लस सॉलिड। अब ध्यान दीजिएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड का जब केस आता है, उस स्थिति में हमेशा जो सॉलिड सब्सटेंस है वह सोल्यूट का काम करता है, विलय का, और जो लिक्विड सब्सटेंस है हमेशा वो सॉल्वेंट यानी कि विलायक का काम करता है। सॉलिड प्लस लिक्विड का जैसे मिक्सचर अगर है, विलियन अगर है, उस स्थिति में क्या होगा?
जो सॉलिड सब्सटेंस है यह आपका सोल्यूट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सोल्यूट का। जबकि जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, द्रव पदार्थ है, वह उसमें सॉल्वेंट अर्थात विलायक का कार्य करता है। जैसे ये जो भी चीजें एग्जाम्पल के तौर पर, अब सॉलिड है, ध्यान दीजिएगा, शुगर हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, यह क्या है? सॉलिड है, इसीलिए सोल्यूट। सोल्यूट यानी विलय। उसी प्रकार से लिक्विड सब्सटेंस लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल यानी कोई तेल है, ये सभी किसका काम करेगा? सॉल्वेंट यानी कि विलायक का काम करता है। और सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? विलेय। इस बात को समझ गए कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब सॉलिड और लिक्विड का केस रहेगा तो हमेशा सॉलिड वाला विलय और सॉल्वेंट वाला विलायक है। यहाँ अमाउंट का कोई मेंशन नहीं रहता है। लेकिन जब लिक्विड प्लस लिक्विड का केस आ जाए, लिक्विड प्लस लिक्विड, इसमें क्या बताए थे कि जो लिक्विड सब्सटेंस है, अगर लिक्विड प्लस लिक्विड का केस है, जैसे ऑयल है या मिल्क और वाटर ले लेते हैं, मिल्क एंड वाटर। अब इसमें देखिएगा, मिल्क जो है अगर ये 50 मिलीलीटर है और ये कितना है? 100 मिलीलीटर है, दोनों के दोनों लिक्विड है, तो विलय कौन, विलायक कौन? कम वाला क्या हो जाएगा? विलय, और ज्यादा वाला हो जाता है उसमें विलायक। कम वाला है तो ये हो गया आपका सोल्यूट। सोल्यूट यानी कि विलय, ध्यान रखेंगे, सोल्यूट का मतलब विलय, और ज्यादा वाला जो है वो सॉल्वेंट यानी विलायक हो जाएगा। लेकिन जब इसी में अगर मात्रा दोनों के बराबर हो जाए, जैसे 100 मिलीलीटर अगर मिल्क है, 100 मिलीलीटर मिल्क प्लस 100 मिलीलीटर अगर वाटर है, उस केस में दोनों की मात्रा क्या है? एक समान। तो पहले जो डाटा दिया गया है वह विलय का काम करेगा, और जो बाद में डाटा दिया गया है वो विलायक का। फर्स्ट वाला किसका काम करेगा? सोल्यूट यानी विलय का, और बाद वाला जो है वह सॉल्वेंट अर्थात विलायक का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि द्रव और द्रव का अगर विलयन है, उस स्थिति में कम मात्रा जिसका अगर है वह विलय का, और ज्यादा मात्रा है वो विलायक का काम करता है। अगर दोनों की मात्रा एक समान होती है, वैसी स्थिति में जो पहले जो डाटा दिया गया होता है वह विलय का, और बाद वाला जो डाटा होता है वो विलायक का कार्य करता है। इसी प्रकार से लास्ट है इसमें सॉलिड प्लस सॉलिड। हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि सॉलिड प्लस सॉलिड का केस क्या होगा? सॉलिड प्लस सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, विलयन जो है उसके लिए हम लोग वर्गीकरण किए थे, तो 3 प्रकार के विलयन का केस आएगा, एक सॉलिड और लिक्विड का, दूसरा लिक्विड और लिक्विड का, तीसरा सॉलिड और सॉलिड का। अब सॉलिड सॉलिड का, जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए साल्ट, नमक और शुगर, दोनों को अगर मिलाया जाए, उसके जो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, होमोजीनियस अगर मिक्सचर है वो सॉल्यूशन होगा। उसमें से अगर 50 ग्राम साल्ट है और 100 ग्राम शुगर है, तो कम मात्रा वाला क्या हो गया? यहाँ सोल्यूट विलय, और ज्यादा मात्रा वाला हो जाएगा सॉल्वेंट यानी कि विलायक। लेकिन जब इसी का एक और केस कि अगर ले लेते हैं 100 ग्राम साल्ट प्लस 100 ग्राम शुगर, दोनों की मात्रा एक समान है, तो वैसे ही लिक्विड प्लस लिक्विड की तरह क्या हो जाएगा? जो पहले डाटा है वह विलय और बाद वाला विलायक का। फर्स्ट वाला जो है ना यह सोल्यूट हो जाएगा, विलय का काम करेगा। अब बाद वाला जो है ना ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट यानी कि विलायक की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना? तो इस टर्म को हम लोग समझ गए कि वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण क्या है या टाइप्स ऑफ विलयन। तो 3 प्रकार का, सॉलिड प्लस सॉलिड का, लिक्विड प्लस लिक्विड का और सॉलिड प्लस लिक्विड का कौन क्या होता है। अब आगे के जो कुछ पॉइंट्स है इसमें हम लोग कंसेंट्रेशन के बारे में पढ़े थे। कंसेंट्रेशन यानी कि सांद्रता, कुछ बच्चे इस पे पढ़े हुए हैं तो उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लीजिए जरा। कंसेंट्रेशन सांद्रता और स्ट्रेंथ रेशियो कहते हैं। क्या होता है? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन और स्ट्रेंथ। यानी कि
प्रति एकांक आयतन में विलय पदार्थ की कुल मात्रा जो है ना सांद्रता कहलाता है। प्रति एकांक आयतन में विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। सांद्रता को जनरली हम लोग C से डिनोट करते हैं। देखिएगा, कंसंट्रेशन है, इसका मतलब यहां हो जाएगा सांद्रता। सांद्रता को हम लोग N/V, यह किस फॉर्मेट में रहेगा? लीटर में। यहाँ N क्या है? मोल हो जाएगा या मात्रा। तो देखिएगा C बराबर N/V, यानी कि सांद्रता बराबर विलय पदार्थ की मात्रा, वह ग्राम में भी ले सकते हैं, मोल में भी ले सकते हैं। विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। तो पूछा जाए कि सांद्रता किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक आयतन में विलय पदार्थ की कुल मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता का मात्रक क्या हो सकता है? मोल पर लीटर। क्या हो सकता है? अगर N जो है ना विलय पदार्थ की मात्रा है जो मोल के रेस्पेक्ट में है, तो इसकी मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। लेकिन वहीं अगर हम लोग यूज करेंगे कि यहाँ ग्राम के रेस्पेक्ट में, जैसे कि मोल बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान है ना, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा उसके परमाणु भार या अणुभार, तो वहां द्रव्यमान रहेगा तो वह ग्राम पर लीटर के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। तो ये आपका कंसेंट्रेशन यानी कि सांद्रता। कुछ टॉपिक हम लोग पहले देखे थे, उसको हम लोग रिपीट किए हैं। अब आगे है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। आगे लिख सकते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm, पार्ट्स पर मिलियन। प्रति मिलियन भाग क्या होता है? हिंदी क्या होता है इसका? प्रति मिलियन भाग। ये क्या है? ध्यान देंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ solution is called parts per million. The amount of solute present in 10⁻6 gram of solution is called parts per million, and in short form it is also written as ppm. Means विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 10⁻6 ग्राम विलायक में उपस्थित रहता है। क्या होता है? ppm, विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 10⁻6, यानी ppm प्रति मिलियन भाग पार्ट्स पर मिलियन जो है ना, वह विलय पदार्थ की मात्रा जो 10⁻6 ग्राम में वह क्या रहता है? उपस्थित रहता है, विलयन में उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रति विलयन भाग। फिर से सुनेंगे, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 10⁻6 ग्राम विलयन में क्या रहता है? उपस्थित रहता है, उसे कहते हैं प्रति मिलियन भाग। जैसे एज्यूम कीजिए कि 1 मिलियन है, 10⁻6 का मतलब कितना हुआ? समझिएगा, 10 लाख जो है ना, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख मतलब एक पर कितना जीरो रहेगा आपका? 6 गो जीरो। 1 लाख में 5 गो जीरो। अगर 10 लाख की बात करें तो एक पर 6 गो जीरो, तो इसी को 10⁻6 नहीं लिख सकते हैं, तो यह 1 मिलियन होता है। तो प्रति मिलियन की बात इसलिए किया गया है कि 1 मिलियन जो है ना, कोई क्या है? विलयन है, उसमें विलय पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसी को कहते हैं प्रति मिलियन भाग। तो परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे सभी कोई, ppm पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी है प्रति मिलियन भाग। देख के लिखेगा, विलय पदार्थ की वह मात्रा, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 10⁻6 ग्राम 10⁻6 ग्राम विलयन में 10⁻6 ग्राम विलयन में
उपस्थित रहता है, 10 के पावर 6 ग्राम विलियन में उपस्थित रहता है, उसे प्रति मिलियन भाग कहते हैं। उसे प्रति मिलियन भाग कहते हैं। इसे संक्षिप्त में पीपीएम, इसे संक्षिप्त में पीपीएम के द्वारा व्यक्त करते हैं। पीपीएम के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां पीपीएम बराबर विलय पदार्थ की मात्रा, जहां पीपीएम बराबर विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन का द्रव्यमान, विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। पीपीएम बराबर विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। कोई डाउट हो तो पूछेंगे। इसमें पीपीएम बराबर क्या है कि 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में विलय पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है, वही होता है उसका पीपीएम। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मोल फ्रैक्शन। देखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको नोट कर लिए फॉर्मूला सभी कोई वहां से ध्यान दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप 11th क्लास में ही पढ़े होंगे। मोल प्रभाज कहते हैं इसको, या मोल अंश। क्या कहते हैं इसको? मोल प्रभाज। समझेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। किसी एक अवयव के मोल एवं संपूर्ण अवयव के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। किसी एक अवयव के मोल एवं संपूर्ण अवयव के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यदि किसी विलयन में ए और बी दो अवयव है तो ए का जो मोल प्रभाज और बी के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 के बराबर होता है। जनरली मोल प्रभाज को किससे सूचित करते हैं हम लोग? काई से। मोल प्रभाज को किससे सूचित करते हैं? काई से। अगर किसी विलयन में दो अवयव ए और बी है तो ए का मोल प्रभाज यानी काई ए और प्लस बी के मोल प्रभाज यानी काई बी का मान कितना हो जाता है? 1 के बराबर होता है। कभी भी मोल प्रभाज यानी काई का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। काई जो है ना, इसका मान कभी भी 1 से बड़ा, यह 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा 1 से बड़ा 1 के बराबर हो रहेगा, लेकिन 1 से बड़ा कभी भी वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पूछा जाए कि मोल प्रभाज है तो क्या कहेंगे मोल प्रभाज के बारे में? कि किसी एक अवयव के मोल एवं संपूर्ण अवयव के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को किससे सूचित करते हैं हम लोग? काई से। काई बराबर क्या हो जाएगा? मोल ऑफ वन कंपोनेंट बाई मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। ध्यान देंगे मोल ऑफ वन कंपोनेंट बाई मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, यानी एक अवयव का मोल अब बता कुल अवयव का मोल, यही क्या होता है? मोल प्रभाज। यहाँ पे इतना हिंदी समझ लीजिएगा ना। मोल ऑफ वन कंपोनेंट यानी कि एक अवयव का मोल बटा कुल अवयव का मोल, यही क्या है? मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज किससे शुरू करते हैं? काई से। यह मात्रकहीन होता है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का मात्रक मोल होगा, नीचे वाला का भी मात्रक मोल होगा, मोल से मोल डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए यह मात्रकहीन होता है। अब सवाल है कहीं किसी विलयन में 3-3 गो अवयव है तो क्या होगा? ए बी सी 3 अगर अवयव है तो तीनों के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर। काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी। 2 अवयव है तो काई ए प्लस काई बी बराबर कितना होगा? 1। यानी कभी भी मोल प्रभाज का जो है ना 2 या 2 से अधिक जितने अवयव होंगे सभी के मोल प्रभाज का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। और मोल प्रभाज 1 से बड़ा कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना।
इस स्थिति में यहाँ काई ए का मान अगर निकालना हो तो कितना हो सकता है 1 माइनस काई बी। अगर यहाँ से काई ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस काई बी, और काई बी का मान अगर निकालते हैं तो 1 माइनस काई ए हो जाएगा। इस पर आधारित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन बनाएंगे इस पे। तो पहले इसका डेफिनेशन देखें तो लिखिएगा, मोल प्रभाज लिख करके रह दीजिए और लिखिए किसी विलयन में एक अवयव के मोल, किसी विलयन में एक अवयव के मोल एवं एक अवयव के मोल एवं उसके संपूर्ण अवयव के मोल, एक अवयव के मोल एवं उसके संपूर्ण अवयव के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे काई का संकेत यहां से लिख लेंगे, लिखिएगा, है ना, काई का संकेत यहां देख लीजिए, एक्स की तरह है, थोड़ा सा वहां एक लाइन कर्व है। इसे काई के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां काई बराबर किसी एक अवयव के मोल बटा कुल अवयव का मोल, जहां काई बराबर किसी एक अवयव के मोल बटा कुल अवयव के मोल, काई बराबर किसी एक अवयव के मोल बटा कुल अवयव के मोल। ओके, उसमें एक लाइन और लिखेंगे, मोल प्रभाज मात्रकहीन होते हैं, मोल प्रभाज मात्रकहीन होते हैं। आपको बताया है कि मोल प्रभाज में अंश और हर दोनों में मोल आता है, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाता है, इसलिए यह मात्रकहीन होता है। मोल प्रभाज मात्रकहीन होते हैं। प्रारक्षण करके लिखेंगे, यदि किसी विलयन में दो अवयव ए तथा बी हो, यदि किसी विलयन में दो अवयव ए तथा बी हो तो उसके मोल प्रभाज को काई ए तथा काई बी, यहां देखेंगे काई ए तथा काई बी के रूप में व्यक्त करते हैं, काई ए तथा काई बी के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसका योग सदैव एक के बराबर होता है, जिसका योग सदैव एक के बराबर होता है। अतः एक के बराबर होता है। अतः यहां ध्यान दीजिएगा, पहले इसको लिखेंगे काई ए, अतः काई ए प्लस काई बी बराबर 1। उसके लिए काई ए प्लस काई बी बराबर 1। यहां देखिएगा, इसीलिए क्या हो सकता है, काई ए बराबर 1 माइनस काई बी बराबर 1 माइनस काई ए। अंदर बॉक्स जो है इसको भी लिख लीजिए, काई ए प्लस काई बी बराबर 1, उसके नीचे दो लाइन, काई ए बराबर 1 माइनस काई बी और काई बी बराबर 1 माइनस काई ए। ठीक है, उसके नीचे लिखिएगा नोट। चलिए वहां से आगे लिखिएगा नोट।
देखिएगा यहाँ एक टर्म लिखे है काई ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नॉट यानी कि नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी भी मोल प्रभाज का मान 1 से अधिक नहीं होता है। नोट में लिखिएगा मोल प्रभाज का मान किसी भी अवयव के लिए कभी भी 1 से अधिक, किसी भी अवयव के लिए कभी भी 1 से अधिक नहीं होते हैं। किसी भी अवयव के लिए कभी भी 1 से अधिक नहीं होते हैं। चलिए यहीं पे एक और टर्म समझिएगा। यदि n जो है ना, समझिएगा n एक अवयव, एक काम कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा चलते हैं, स्पेस कम पड़ेगा तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिएगा तो हमको काई निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला के साथ में सब क्वेश्चन करेंगे। काई के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर a और b दो अवयव है, a और b दो अवयव है, एक अवयव a है और दूसरा अवयव b है, तो a का जो मोल है उसको लिख दिए Na और b के मोल को लिखते हैं हम लोग Nb। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल Na प्लस Nb। इस केस में आपका अगर काई a का मान निकालना है, काई a का यानी a के अवयव का मोल प्रभाज, तो a का मोल बटा कुल मोल, संपूर्ण अवयव का मोल, तो a का मोल कितना है काई a निकालने के लिए Na बटा Na प्लस Nb। ऐसे ही अगर काई b निकालेंगे तो कितना होगा Nb बटा Na प्लस Nb, ठीक है ना। देखिए जरा काई a प्लस काई b का मान सदैव 1 के बराबर क्यों होता है, जरा चेक भी कर लेते हैं। नाउ यहां देखिएगा, अगर काई a और काई b है, इसका मान डाला जाए तो कितना आएगा Na बटा Na प्लस Nb, और फिर क्या है दूसरा Nb बटा Na प्लस Nb। ध्यान दीजिए, अब नीचे वाला जो दोनों टर्म देख पा रहे हैं आपको सेम दिख रहा है, उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सेम कोई दोनों में से कोई एक लिख लीजिए Na प्लस Nb। इससे ये डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो Na, इससे ये डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा Nb। सेम आया दोनों, अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो इसका मान कितना मिलेगा 1। इसीलिए आपको क्या बताया है कि काई a प्लस काई b कितना होता है 1 होता है। समझ गए, दोनों 1 के बराबर क्यों होता है। तो लिखिएगा उसके नीचे लिखिए यदि नोट करके, यदि a और b दो अवयव के मोल क्रमशः Na तथा Nb हो, यदि a और b दो अवयव के मोल क्रमशः Na तथा Nb हो, Na तथा Nb हो, तो इसके मोल प्रभाज यहां देखेंगे काई a बराबर परिभाषा में क्या बताते थे, एक अवयव के मोल बटे कुल अवयव का मोल, तो जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर और बटा टोटल का नीचे। काई a बराबर Na बटा Na प्लस Nb। फिर नीचे लिख लीजिए काई b बराबर Nb बटा Na प्लस Nb, Nb बटा Na प्लस Nb। अब दोनों को जोड़ना है, काई a प्लस काई b बराबर
काई ए प्लस काई बी बराबर, काई ए प्लस काई बी बराबर, अब दोनों का मान है एन ए बटा एन ए प्लस एन बी और एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, दोनों का एलसीएम ले लिए और उसको सोल्व किए तो कितना आया 1। नोट कर लीजिए 2 लाइन का। उसके नीचे का टोटल अब नोट करने के बाद एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे। रुक गया है, चलने दीजिए। नेक्स्ट इसको नोट कर लिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हो जाए। हो गया, एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन, यदि कैल्शियम यदि कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल के, यदि कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल के विलयन में, यदि कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल के विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 25% हो, यदि कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल के विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 25% हो, 25% हो, तो इन दोनों अवयव के मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो इन दोनों अवयव के मोल प्रभाज ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल के विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 25% हो, तो इन दोनों अवयव के मोल प्रभाज ज्ञात करें। यहां ध्यान देंगे, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और दूसरा है वाटर। दोनों का जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हमेशा या विलयन को कितना लिया जाता है 100% पे एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अगर कैल्शियम कार्बोनेट 25% है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट कौन है, वाटर है। ये कितना हो जाएगा, बोलिए, ऑटोमेटिक 75% हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब मोल निकालना है, समझिएगा। एन सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, या डायरेक्ट उसका नाम लिख दीजिए NaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का मोल जो परसेंटेज होता है ना, उसे एज अ ग्राम के रेस्पेक्ट में एज्यूम करते हैं। जो जितना परसेंट है उतना ग्राम। देखिएगा कितना है ये कैल्शियम कार्बोनेट 25%, तो 25 ग्राम के रूप में हो गया वो। अब ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा। जनरली आप लोग पढ़े हैं N बराबर गिवन मास बाई मोलर मास, पढ़े हैं ना ऐसा। N बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। अब यहाँ गिवन मास के तौर पे हो गया 25, शांत हो जाइए। और मोलर मास कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, देखिएगा कैल्शियम 20 पे होता है, तो 20 गुना 40 इसका एटॉमिक मास, और कार्बन का 6 गुना कितना आता है 12, और ऑक्सीजन का 8 गुना 16, चूंकि 3 ऑक्सीजन है तो 16 त्रिकी 48। ओवरऑल को आप ऐड करेंगे तो ये 100 आएगा। 40 12 52 और 48 कितना हुआ 100। तो यहाँ NaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोल निकाल रहे हैं, तो 25/100 कटेगा तो कितना आएगा 1/4 यानी 0.25। तो NaCO3 निकल गया मोल। दूसरा है कितना, बोलिए NH2O। वाटर कितना मोल होगा, तो वाटर का मान कितना है यहाँ, बोलिए 75%। अब बटा इसके जो परमाणु द्रव्यमान है उसके सहारे इसका मोलर मास निकालिए H2O का। देखिएगा यहाँ पे निकाल लेते हैं, H2O है ना, इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों एक होता है। चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा इसके लिए 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8, परमाणु द्रव्यमान डबल रखता है उसका 8 गुना 16, तो 16 और 2 कितना हुआ 18 इसका। तो अब 18 से डिवाइड कर दीजिए, अब कितना आएगा
18 से आप भागा दीजिएगा कितना में, 75 में, 18 चौको 72, 3, अब यहाँ देखिएगा दशमलव तो 0, 18 दूना 36 नहीं आएगा एक से ही, फिर आएगा 12, 0, 18 पचे 90 हो जाएगा, और आगे आएगा और आगे, हाँ कितना बच जा रहा है, 12 नहीं कटेगा आगे, इतना ही पर हम देते हैं कितना, 4.16। अब देखिएगा जरा, इसका मोल निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट का, वाटर का भी मोल निकल गया। ए और बी का जो मोल हमको पता था, तो ए का मोल प्रभाज काई ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी किए थे, उसी बेसिस पे यहां पे काई निकालेंगे CaCO3 का, तो कितना है बोलिए, एन CaCO3 बाई एन CaCO3 और NH2। देखिए जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा और टोटल वाला नीचे रहेगा। ये वाला हम लोग सोल्व किए थे, कैलकुलेशन के लिए इसको हटा देते हैं, यहाँ स्पेस चाहिए होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, तो टोटल को अगर ऐड करके उसको डिवाइड करते तो कितना आएगा, चेक कीजिए आप लोग, यहां ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम कार्बन का कितना आया हुआ 0.25 अब बटा 0.25 और प्लस 4.16, इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। 0.25 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 और 16 41, यानी 4 पॉइंट कितना 41, ये वाला आपका आ जाएगा कौन, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, इसको डिवाइड खाली कर लेंगे। दूसरा क्या है आपका वाटर के लिए, तो काई H2O का निकालेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे कि NH2O बटा NH2O प्लस NCaCO3, जिसका निकालना है, देखिए जिसका भी निकालना है ना वो ऊपर, तो बताइएगा किसका, वाटर का कितना है 4.16 और NH2O का फिर से 4.16 प्लस 0.25। अब यहां सोल्व करेंगे तो 4.16 डिवाइडेड बाई 4.41, बस इसको डिवाइड तो कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज। ओके, इसको नोट करेंगे। जो प्रश्न आपको दिए हैं उसका आंसर हो गया। हम बारी बारी से उसका क्या निकाल लिए, पहले मोल निकाल लिए और तब सब्स्टिट्यूट करके उसका मोल प्रभाज निकाले। नोट किया जाए, इसी में अगर मोल निकाल कर दिया रहे तो वो आसानी से निकल जाता है। स्टॉप कर दीजिए।